785 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार प्रदेश में अब तक 56,26,897 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है, जो किसी भी प्रदेश में सर्वाधिक है। कल प्रयोगशालाओं को लगभग 35,000 सैंपल भेजे गए थे आरटीपीसीआर के। आप जानते हैं कि आरटीपीसीआर, एंटीजन टेस्ट, ट्रूनैट टेस्ट और सीबीनैट टेस्ट मिलाकर के प्रदेश में टेस्ट किए जाते हैं और कल 1,36,000 से ज़्यादा सैंपल्स की जांच की गई। जो कुल 54,788 एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं, इनमें से 27,263 लोग होम आइसोलेशन में, लगभग 50% लोग होम आइसोलेशन के विकल्प का लाभ उठा रहे हैं और अपने घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अब तक 1 लाख से अधिक लोग होम आइसोलेशन में जा चुके हैं, उसका विकल्प ले चुके हैं। 1,06,82 लोगों ने अब तक होम आइसोलेशन का विकल्प लिया है और इनमें से 73,419 लोग अपने होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस समय 2,657 लोग भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं और सेमी पेड L1+ कैटेगरी में 260 लोग चिकित्सा का लाभ ले रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रदेश में एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है। L1, L2, L3 हॉस्पिटल्स सरकार ने सृजित करवाए हैं कोविड के लिए और सबसे खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कोविड और नॉन कोविड को मिक्स नहीं किया जाता। जो भी कोविड हॉस्पिटल है उसमें केवल कोविड का ही इलाज होता है और जो नॉन कोविड हॉस्पिटल है उसमें केवल नॉन कोविड का ही इलाज होता है। तो सरकार ने 1,51,000 से अधिक बेड्स की व्यवस्था की है जहां निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। इसके अतिरिक्त लोगों के पास अगर वो लक्षण विहीन हो संक्रमित होने के पश्चात तो अपने घर पर रह करके होम आइसोलेशन का भी विकल्प उपलब्ध है। जो लोग भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवाना चाहते हैं, वो जो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स अलग अलग शहरों में कोविड हॉस्पिटल के रूप में चल रहे हैं, वहां पर वो भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा सकते हैं। और एक छठी कैटेगरी सेमी पेड L1+ की है, जिसमें लोग होटल में रहते हैं, लक्षण विहीन लोग, और उनकी जो चिकित्सकीय व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा करवाई जाती है। ये मैं आपको बराबर अवगत कराता हूं कि जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था सरकार की ओर से बिल्कुल निःशुल्क है और इस पर जो भी खर्च आएगा, अगर आप सरकारी चिकित्सकीय व्यवस्था में हैं तो जो भी उसमें खर्च आएगा, चाहे वो महंगी दवाएं हों, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन हो, चाहे वेंटिलेटर पर का खर्च हो, सारा खर्च सरकार करती है, सारा व्यय सरकार उठाती है। तो जांच की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। इसलिए हमें जैसे ही कोई लक्षण आए तत्काल हमें अपनी जांच करवानी चाहिए। और अगर आप घर बैठे ये जानना चाहते हैं कि लक्षण आ रहे हैं हम क्या करें, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1800-180-5145। आप इस पर फोन करके विशेषज्ञों की राय ले सकते हैं और फिर आप जैसी उनकी सलाह हो उसके हिसाब से फिर आप अपनी जांच करवा सकते हैं। जांच में यदि संक्रमण आता है तो आप अपना या तो लक्षण विहीन है तो घर पर अपना इलाज करवा लीजिए, घर पर होम आइसोलेट हो जाइए, या फिर जो चिकित्सकीय व्यवस्था में L1, L2, L3 के अस्पताल है वहां जाकर के आप स्वास्थ्य लाभ करके आप फिर स्वस्थ होकर घर आ जाएंगे। कोविड हेल्प डेस्क प्रदेश में अब तक 62,901 स्थापित किए जा चुके हैं। जो भी प्रमुख कार्यालय हैं, जो भी प्रमुख प्रतिष्ठान हैं, प्रमुख उद्यम हैं, वहां पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। इसके 2 उद्देश्य हैं। एक तो जो भी लोग उस कार्यालय में या उस प्रतिष्ठान में आते हैं उनकी प्रारंभिक स्क्रीनिंग वहां हो पाती है
वहां पर इंफ्रारेड थर्मोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था होती है। ट्रेंड स्टाफ होता है जो कि उनकी जांच कर लेता है, प्रारंभिक जांच कर लेता है। दूसरी बात यह है कि उससे जागरूकता भी इस बारे में फैलती है कि हमें कोरोना वायरस से किस प्रकार से हमें अपना बचाव करना है। यह एक संक्रामक बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, इसलिए सावधान सतर्क रहकर हमें अपना इससे बचाव करना है। आप जानते हैं कि अब अनलॉक का चौथा चरण कल से प्रारंभ हो रहा है। अधिकांश गतिविधियां खुल चुकी हैं। ऐसे में लोगों का आपस में मिलना जुलना होना और आपस में इंटरेक्शन भी बढ़ गया है, और जब इंटरेक्शन बढ़ गया है तो फिर संक्रमण की संभावना भी बढ़ जाती है। और जब संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो संक्रमण से बचाव के तरीके हैं उन्हें हम और मजबूती से अपनाएं। अपने मुंह और नाक को हम मास्क से, रुमाल से, दुपट्टे से, गमछे से ढककर रखें। जब भी हम सार्वजनिक स्थलों में जाएं अपने मुंह और नाक को हम ढकें। जब भी हम कहीं जाएं तो लोगों से हम सोशल डिस्टेंस बनाएं, 2 गज की दूरी रखें ताकि आप संक्रमित न होने पाएं। आप अपने काम भी करें लेकिन संक्रमण से भी बचे रहें, और जब भी अवसर लगे बार बार अपने हाथ को साबुन पानी से धोते रहिए। बहुत शीघ्र, आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम प्रदेश में सीरो सर्वेलेंस करवाने जा रहे हैं कोविड के लिए, और अब कल उसकी पहली ट्रेनिंग की जाएगी। 11 जनपदों में सीरो सर्वेलेंस का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। ये जनपद हैं लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज, कौशाम्बी, बागपत, मुरादाबाद, गाजियाबाद और मेरठ। इन सब में पहले चरण की ट्रेनिंग कल की जाएगी, स्टाफ की ट्रेनिंग, और फिर दूसरे राउंड की ट्रेनिंग इनमें 3 सितंबर को की जाएगी। 4 सितंबर से 6 सितंबर के बीच जो चयनित समूह हैं उनसे प्रत्येक जनपद में 1080 लोगों का ब्लड सैंपल लिया जाएगा, और उसको ब्लड सैंपल लेने के बाद वो केजीएमयू आएगा, और केजीएमयू में फिर इसकी जांच की जाएगी, एंटीबॉडीज की जांच की जाएगी एलिजा टेस्ट के माध्यम से। तो ये कार्य कल से प्रारंभ हो रहा है और 6 तक ब्लड सैंपल का लेने का काम चलेगा। उसके पश्चात केजीएमयू में उसकी जांच की जाएगी। आज हम लोगों ने ये देखा है कि कुछ जेल में संक्रमण आया है, और इसके लिए जेल में संक्रमण न जाने पाए इसके लिए अलग से आज प्रोटोकॉल भी जारी किया जा रहा है, क्योंकि जेल में क्लोज स्पेस में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे कैदी होते हैं, और संक्रमित होने पर एक दूसरे में संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। नॉन कोविड केयर को हम लगातार मॉनिटर करते हैं, और नॉन कोविड केयर के अंतर्गत 1 जून से 30 अगस्त तक की अवधि में जो सरकारी अस्पताल हैं, जो जिला चिकित्सालय हैं या CHCs हैं, इनमें पिछले वर्ष 1 जून से 30 अगस्त तक की अवधि में 53,032 मेजर सर्जरीज हुई थी। और इस वर्ष जब कठिन दौर चल रहा है तो इस वर्ष भी इस अवधि में 42,557 मेजर सर्जरीज हुई हैं। इसी प्रकार से इस अवधि में 89,238 माइनर सर्जरीज हुई थी। इस वर्ष 66,845 माइनर सर्जरीज हुई हैं। जो महिला चिकित्सालय हैं या जो हमारे FRUs हैं जहां बच्चों की डिलीवरी होती है, इसको भी हम मॉनिटर करते हैं ताकि जो गर्भवती महिलाएं हैं इनको अपने प्रसव के समय किसी प्रकार की कठिनाई न हो। और 29 तारीख को यानी परसों सरकारी अस्पतालों में जो हमारे FRUs हैं या जिला महिला चिकित्सालय हैं उनमें 6,143 बच्चों का जन्म हुआ, जिसमें 5,959 नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा और 184 सिजेरियन सेक्शन के द्वारा उनका जन्म हुआ। तो अंत में मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचे रहिए, खुद भी बचिए, दूसरों को भी बचाइए। और विशेष करके जो हमारे बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं
और जो पहले से जो लोग बीमार हैं, कैंसर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, इन लोगों को हमें बचाना है और इन्हें स्वयं भी अपना बचाव करना है। सावधानी बरत के हम संक्रमण को प्रदेश में नियंत्रित रख सकते हैं। बहुत ही बड़ा प्रदेश है, आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है, 24 करोड़ के लगभग आबादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी संक्रमण यहाँ अभी सीमित इसलिए है क्योंकि आपने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है और आगे भी ऐसा ही करिए। संक्रमण से बचिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार की कोविड गाइडलाइंस, अनलॉक की गाइडलाइंस के क्रम में प्रदेश स्तर की भी अनलॉक की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर जो अनुमन्य गतिविधियां हैं उसमें स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान और कोचिंग संस्थान अभी भी 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। यद्यपि ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी। 21 सितंबर के बाद टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ में से 50% स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा परामर्श संबंधी कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है और इसका भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों के मार्गदर्शन में स्वैच्छिक आधार पर, वॉलंटरी आधार पर, और यदि माता पिता अभिभावक की लिखित अनुमति होगी तभी वो आ सकेंगे। इसके लिए भी 21 सितंबर के बाद अलग से गाइडलाइंस भारत सरकार जारी करेगी। जो कौशल प्रशिक्षण संस्थान है, राष्ट्रीय स्तर के ITIs हैं, राष्ट्रीय कौशल निगम है, राज्य कौशल विकास मिशन है, भारत सरकार, राज्य सरकार के अंतर्गत पंजीकृत हैं, जो अल्पकालिक जो प्रशिक्षण केंद्र हैं उनको कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण की अनुमति के कार्यक्रम चलाने की अनुमति होगी। ये भी 21 सितंबर के बाद इनकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी हो जाएंगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में PhD शोधार्थियों द्वारा तकनीकी और व्यावसायिक प्रोग्रामों में जो है उनको भी अनुमति होगी, लेकिन ये भी शर्तों के अधीन दी जाएगी जो भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग से विचार विमर्श के बाद दी जाएगी। 7 तारीख के बाद मेट्रो रेल के भी चरणबद्ध चलाने के अनुमति रहेगी और 21 सितंबर के बाद समस्त सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम, समूह गतिविधियों के लिए अधिकतम 100 व्यक्तियों तक शुरू में अनुमति होगी। फेस मास्क का प्रयोग आवश्यक होगा, सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक होगी, थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए। जो शादी समारोह है उसमें 30 व्यक्ति तक का अधिकतम और अंतिम संस्कार में फिलहाल 20 व्यक्ति तक की अनुमति है। 20 सितंबर के बाद जो है इसमें 100 व्यक्तियों तक की सीमा लागू रहेगी। सिनेमा हॉल अभी भी बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार ये अभी बंद रहेंगे और ओपन एयर थिएटर जो है वो 21 सितंबर के बाद उसकी अनुमति रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं जो है भारत सरकार की अनुमति के अतिरिक्त अभी बंद रहेंगी। कंटेनमेंट जोन के लिए विशेष रूप से बल दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन में जो निर्णय पहले था, जो पूरी तरह से गतिविधियों को रोकने का था, केवल सफाई, सुरक्षा और वहां पर सप्लाई की व्यवस्था जारी रखने का, वो यथावत रहेगा। इसके साथ साथ इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट व्यक्तियों और माल के मूवमेंट के आवागमन पर कोई विशेष अलग से प्रतिबंध नहीं रहेगा। SOP भी इसकी जारी रहेगी। 65 वर्ष से अधिक कोमॉर्बिड लोग, बच्चे अगर हैं, प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनके लिए ये हिदायत रहेगी कि वो घर से बाहर कब निकलें या ना निकलें। आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच कोविड ऐप, दोनों ऐप का प्रचार फिर से जारी रहेगा
और गाइडलाइंस के अनुरूप जो है यदि उनका उल्लंघन होता है तो फिर दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रस्ताव इसमें है। गृह विभाग के सूचना के अनुसार अब तक धारा 188 में 2,11,000 FIR हुई हैं। 4,07,000 से अधिक लोगों को नामजद किया गया है। 70,000 से अधिक वाहन सीज किए गए हैं। 71.70 करोड़ जो है जमा हो गया है। 4,33,000 गाड़ियों को वाहनों का परमिट दिया गया है। आवश्यक सेवाओं के लिए 860 FIR EC एक्ट की दर्ज हुई है। फेक न्यूज के 2,407 मामले आए हैं और साथ ही साथ कंटेनमेंट जोन अब 16,749 हो गए हैं। 1,207 थाने में 14,89,000 मकानों में और 85.90 लाख लोग इनमें रह रहे हैं। जो कंटेनमेंट जोन है उसमें 40,954 से अधिक कोरोना पॉजिटिव पर्सन्स हैं और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की व्यवस्था अब 31,307 लोगों की कर दी गई है। इसके साथ साथ जो बसेस का संचालन है, कल इतवार का दिन था तो ऐसे में कल चूंकि काफी चीजों पर प्रतिबंध था तो 5,103 बसें ही चली हैं और 6,37,000 लोगों ने कल ट्रैवल किया है। फूड के बारे में जो वितरण है PMGKAY में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अब तक जो वितरण किया गया है 3,57 लाख राशन कार्ड में 3,38 लाख राशन कार्ड में 94.78% राशन कार्ड से वितरण कर दिया गया है। अंत्योदय के 94% राशन कार्डों में 94.96 और शेष में 94.75% में वितरण कर दिया गया है। लगभग 14,66 लाख यूनिट्स में 14,14 लाख यूनिट्स को वितरण कर दिया गया है जो 96.42% है। और जो खाद्यान्न वितरण किया जाना था, कुल जो गेहूं है उसका वितरण जो किया गया है उसमें लगभग 4,24,000 मेट्रिक टन गेहूं का वितरण, 2,82,000 मेट्रिक टन चावल का वितरण और 33,840 टन चने का वितरण जो है कर लिया गया है। यानी गेहूं में 96.59%, चावल में 95.99% और चना में 95.02% का वितरण कर दिया गया है। पुनः 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस पर विशेष बल दिया गया है। अनलॉक की गाइडलाइंस जारी हैं, लेकिन इन गाइडलाइंस का मूल मुद्दा यह है कि हम हर हालत में अतिक्रमण जो इन्फेक्शन है उससे बचे। इन्फेक्शन से बचने के लिए जो भी संभव सहयोग है वो जरूर सभी को करना चाहिए। अपने परिवार में, अपने समाज में, जहां भी वर्क प्लेस है उसमें और किसी भी रूप में उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कोशिश यह रहे कि हमारी 2 गज की दूरी रहे, मास्क भी जरूरी रहे। धन्यवाद। जय हिंद। एफिडेविट तो बन गया लेकिन कल यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम बातें जिस तरीके से पूरे देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और सोचे कि 24 घंटे के भीतर जो कोरोना के मामले आए हैं, इस वक्त सबसे सर्वाधिक मामले अब तक कोरोना के सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार भी कर्मठ है और तमाम कोशिशें यही जारी है। तमाम अधिकारियों को भी हिदायत दी जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना, चेहरे पर मास्क होना, ये तमाम बातें समझाने की पूरी कोशिश इस वक्त, क्योंकि कोरोना की जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और सोचिए कि अब भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो एक गंभीर मसला सरकार के लिए भी बनता जा रहा है। तो जैसे कि आपने सुना भी किस तरीके से
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने तमाम बातें कही और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना जैसे महामारी को कैसे हमें मिटाना है, इसको लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना बहुत जरूरी है और चेहरे पर जब आप घर से बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, वो अति आवश्यक है। तो लगातार जिस तरीके से पूरे देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, हर कोई परेशान है और इस वक्त भारत सबसे पहले पायदान पर आ गया है। अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है भारत ने। आए दिन कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं, सोचिए कि 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसको लेकर यूपी सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और ऐसे में लोगों को किस तरीके से अपना ख्याल रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो कल से अनलॉक 4 की शुरुआत हो जाएगी, नई गाइडलाइंस भी गृह मंत्रालय की तरफ से जो जारी की गई थी, अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम रियायतें लोगों के लिए सरकार की तरफ से दी गई है वो अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी जहां दिल्ली एनसीआर में मेट्रो सेवा को बहाल किया गया है और कुछ दिनों में लखनऊ में भी मेट्रो सेवा को बहाल कर दिया जाएगा, ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोगों की भीड़ मेट्रो की तरफ उमड़ती देखने को मिलती थी पहले, अब वो हालात, वो तस्वीरें अब नहीं रहेंगी, क्योंकि कोरोना काल है, कोरोना का जो संकट काल है जिसमें कोरोना के आए दिन मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में अपने आप की जिम्मेदारी बनती है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। जो तमाम अपर मुख्य सचिव की तरफ से बातें कही गई हैं उनको भी अमल में लाना है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सबको परेशान कर रहे हैं, सबको हैरान कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी हमारी खुद की बनती है, अपने आप की बनती है, क्योंकि अगर अपने द्वारा ही हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब भी हम घर से बाहर निकलें तो चेहरे पर मास्क के साथ साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना भी जरूरी हो जाता है। तो यूपी में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच लगातार जिस तरीके से अब सरकार की तरफ से रियायत दी गई है और ऐसे में अनलॉक 4 की भी शुरुआत कल से हो जाएगी 1 सितंबर से, जहां पर आपको बता दें कि गाइडलाइन जारी कर दी गई है जिसमें कई क्षेत्रों के लिए छूट का दायरा भी बढ़ गया है, वहीं कई क्षेत्रों में प्रतिबंध जारी रखे गए हैं। तो जिस तरीके से सरकार के द्वारा तमाम बातें कही जा रही है, लोगों को समझाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है कि अनलॉक 4 की भी अब शुरुआत हो जाएगी और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखना कितना ज्यादा आवश्यक हो जाता है।